पृथ्वी के इतिहास में एक ऐसा समय था जब प्रकृति ही सबसे बड़ी शक्ति थी। लाखों वर्षों के मौन के बाद जीवन ने एक नया रूप लिया। विशाल सवाना, घने जंगल और ऊबड़-खाबड़ पहाड़, ये वो प्राचीन मंच था जहां मानव की कहानी शुरू हुई। ये आदिमानव का उदय था, संघर्ष, भय और अस्तित्व की एक अंतहीन दौड़। आदिमानव का जीवन हर पल खतरे से भरा था। उन्हें न केवल मौसम की मार झेलनी थी, बल्कि हर कदम पर मौत का सामना भी करना पड़ता था। भूख और ठंड उनका शाश्वत साथी थे। हर दिन अस्तित्व के लिए उन्हें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। शिकार ही जीवन का आधार था। पत्थरों और भाले से लैस वे विशालकाय जानवरों का पीछा करते। एक गलती जीवन छीन सकती थी। जब रात होती तो गुफाएं ही उनका एकमात्र आश्रय थी, जहां वे अंधेरे और जंगली जानवरों के भय से खुद को बचाते थे। फिर आया मानव इतिहास का सबसे बड़ा मोड़, आग की खोज। इसने हमेशा के लिए जीवन को बदल दिया। शुरुआत में ये एक रहस्य था, लेकिन संघर्ष और जिज्ञासा ने उन्हें प्रकृति की इस शक्ति को काबू करना सिखाया। आग, जिसने उन्हें रात की ठंड से बचाया, अंधेरे से सुरक्षा दी और जीवन में गर्माहट भर दी। कच्चे मांस से पकाए हुए भोजन तक का सफर, जिसने मानव शरीर और मस्तिष्क को तेजी से विकसित होने में मदद की। जैसे जैसे आग पर नियंत्रण आया, वैसे वैसे सोच का विकास हुआ। अब वे सिर्फ उत्तरजीवी नहीं थे, वे निर्माता बन गए। पत्थर के औजारों को तराशना, उन्हें अपनी जरूरतों के अनुसार ढालना, ये मानव बुद्धि का पहला कदम था। गुफाओं की दीवारों पर उकेरी गई तस्वीरें उनके जीवन की कहानी थी, उनकी कला, उनका इतिहास। ये विचार और अभिव्यक्ति का जन्म था। शिकार और बचाव के लिए एक दूसरे पर निर्भरता ने समाज को जन्म दिया। अकेलेपन की जगह अब सहयोग ने ले ली थी। विचारों को साझा करने की आवश्यकता ने भाषा की शुरुआत की। सरल ध्वनियां धीरे धीरे जटिल शब्दों में बदल गईं। आपसी विश्वास और स्नेह के धागों ने आदिमानव के समूह को एक मजबूत जनजाति में बदल दिया। संघर्ष, आग और औजारों के माध्यम से आदिमानव ने सभ्यता की पहली ईंट रखी। वे पीढ़ियों तक आगे बढ़ते रहे, सीखते रहे और उस दुनिया का निर्माण करते रहे जिसे हम आज जानते हैं। आदिमानव का संघर्ष हमें याद दिलाता है कि हमारी सभ्यता की नींव कितनी गहरी है। उनका साहस हमारा इतिहास है और इस प्राचीन यात्रा ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। हम सब आदिमानव के उस अटूट संकल्प के वंशज हैं। सदियों पुरानी ये धरती, जहां जीवन एक कठोर सत्य था और प्रकृति ही सबसे बड़ी चुनौती। हर सुबह एक नई लड़ाई थी। डर और दृढ़ संकल्प चेहरे पर एक साथ झलकते थे। छोटे समूहों में उन्होंने प्रकृति के नियमों को समझा और जीवन को उसके अनुरूप ढाला। पत्थर उनका पहला साथी था। इन्हीं पत्थरों से जीवन के शुरुआती औजार बने। शब्द नहीं थे, पर आंखें बोलती थीं। हाव भाव और संकेतों से ही समूह का तालमेल बना रहता था। और फिर वो क्षण आया। दो पत्थरों की रगड़ से जीवन की सबसे बड़ी क्रांति जन्मी, आग। आग ने उन्हें गर्मी दी, अंधेरे से बचाया और शिकार को पकाना सिखाया। ये उनके घर का केंद्र बन गई। शिकार सिर्फ भोजन नहीं था, ये जीवन का एक पाठ था जिसमें धैर्य और एकता जरूरी थी। जब शिकार सफल होता तो पूरे समूह में खुशी की लहर दौड़ जाती। गुफाएं उनका पहला घर थी। यहाँ वे तूफानों से बचे और अपनी विरासत को आगे बढ़ाया। दीवारों पर उकेरे गए चित्र उनके जीवन, उनकी प्रार्थनाओं और उनके सपनों की गवाही देते हैं। सदियां गुजर गई, उनके संघर्ष ने मानव सभ्यता की नींव रखी। आज भी ये धरती उनकी कहानी सुनाती है। आदिमानव का जीवन, संघर्ष और उनकी अमर विरासत। अतीत के उस गहन अंधकार में जहां समय की परछाई भी धुंधली है, पृथ्वी पर जीवन का उदय एक रहस्यमय यात्रा थी। इंसान इस विशाल और खतरनाक दुनिया में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा था। हर नया दिन एक चुनौती थी, लेकिन उन्होंने प्रकृति से सीखना शुरू किया। पत्थर, जो सिर्फ एक चट्टान था, अब शक्ति और सुरक्षा का साधन बन गया। इन्हीं पत्थरों को तराशकर उन्होंने औजार बनाए, शिकार के लिए हथियार और रोजमर्रा के कामों के लिए जरूरी उपकरण। और फिर आया वो पल जिसने मानव इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। आग, प्रकृति की एक शक्तिशाली देन।
आग ने उन्हें गर्मी दी, रात के खतरों से बचाया और कच्ची दुनिया में पका हुआ भोजन दिया। ये सभ्यता की पहली रोशनी थी। गुफाएं उनका पहला घर बनी, कठोर मौसम और जंगली जानवरों से एक सुरक्षित ठिकाना। इन गुफाओं की दीवारों पर उन्होंने अपने जीवन के पहले पन्ने लिखे, शिकार की कहानियां और प्रकृति के चित्र, जो प्रारंभिक कला की शुरुआत थे। भोजन की व्यवस्था जीवन का केंद्र थी। विशाल जानवर उनके शिकार थे और जंगल उनका बाजार। ये अस्तित्व के लिए एक जटिल नृत्य था, ताकत, धैर्य और बुद्धिमानी का मेल। हर शिकार समुदाय के लिए जीवन और मृत्यु का सवाल था। प्रकृति सिर्फ देने वाली नहीं थी, बल्कि एक कठोर विरोधी भी थी। बर्फीली सर्दियां, भयंकर तूफान और सूखे उनके जीवन को लगातार चुनौती देते रहे। लेकिन इसी संघर्ष में मानव ने लचीलापन सीखा। उन्होंने प्रकृति के साथ एक अटूट बंधन बनाया, जिसमें सम्मान भी था और जीवन का सबक भी। प्रागैतिहासिक युग समाप्त हुआ, पर उसकी विरासत हम में जीवित है। ये कहानी है उस यात्रा की जहां से हमारी सभ्यता की नींव रखी गई। समय की गहराइयों में छिपी एक अनकही कहानी। ये उस युग की गाथा है जिसने मानव सभ्यता की नींव रखी। एक ऐसा कालखंड जब प्रकृति ही हमारा घर थी और पत्थर ही हमारा सबसे बड़ा हथियार। विशाल अछूते भूभाग पर जहां मानव का पदचिन्ह पहली बार पड़ा, वहां से शुरू होती है पाषाण युग की यात्रा। लाखों वर्षों तक फैला हुआ ये पाषाण युग 3 महत्वपूर्ण चरणों में विभाजित है: पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। प्रत्येक चरण ने मानव जीवन की दिशा को एक नई मोड़ दी। सबसे प्राचीन चरण पुरापाषाण युग बर्फीले तूफानों और विशालकाय जीवों का समय था। इस दौरान जीवन केवल अस्तित्व की लड़ाई थी। हमारे शुरुआती पूर्वज घुमंतु थे, भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान भटकते थे। उनके हथियार थे साधारण खुरदुरे पत्थर के औजार, जो शिकार और बचाव के लिए अनिवार्य थे। जंगल की गहराई में भोजन जुटाने के लिए समूह में शिकार करना ही जीवन का नियम था। धीमा और खतरनाक, हर शिकार उनकी जीत होती थी। अस्तित्व की गूंज, गुफाएं उनका आश्रय थीं। यहाँ उन्होंने पहली बार कला के माध्यम से अपनी कहानियां उकेरी, और यहीं आग पर उनका नियंत्रण सभ्यता की पहली बड़ी क्रांति साबित हुआ। जैसे ही हिमयुग समाप्त हुआ और पृथ्वी गर्म होने लगी, मानव इतिहास एक नए मोड़ पर खड़ा हुआ। ये मध्य पाषाण युग था, परिवर्तन और अनुकूलन का काल। बदलते मौसम ने नए वन, घास के मैदान और नदियों को जन्म दिया। अब शिकार के तरीके भी बदलने लगे। इस युग में पत्थरों के औजार छोटे, तीखे और अधिक कुशल हो गए। धनुष और तीर, मछली पकड़ने के उपकरण, ये सब पर्यावरण के साथ बेहतर तालमेल बनाने में सहायक बने। घुमंतु जीवन अब भी प्रमुख था, लेकिन शिकार और मछली पकड़ने के लिए अस्थायी बस्तियां नदियों के किनारे बनने लगी, जिससे जीवन में थोड़ी स्थिरता आई। और फिर आया नवपाषाण युग, वो महान क्रांति जिसने मानव को शिकारी से किसान में बदल दिया। इतिहास में ये सबसे बड़ा परिवर्तन है। खेती की खोज ने मानव को भोजन का उत्पादक बना दिया। बीज बोना, फसल काटना, ये केवल श्रम नहीं था, ये भविष्य की नींव रखना था। पशुओं को पालतू बनाना, खेतों में काम करना, जीवन अब एक स्थान पर सिमट गया था, जिसने समुदाय और सहयोग को जन्म दिया। स्थायी आवासों का निर्माण हुआ, मिट्टी और पत्थर के मजबूत घर, जो पीढ़ी दर पीढ़ी को आश्रय देने के लिए बनाए गए थे। ये पहली बस्तियां ही हमारे शहरों की पूर्वज बनी। औजारों में और निखार आया। अब घिसकर चिकने किए गए पत्थर के औजार और मिट्टी के बर्तन दैनिक जीवन का हिस्सा बन गए। नवपाषाण युग केवल पत्थरों के बारे में नहीं था, ये था सामाजिक संरचना, कला और संगठित जीवन का उदय। पाषाण युग ने हमें सिखाया कि कैसे अनुकूलन करना है, कैसे निर्माण करना है और कैसे एक साथ रहना है। हर पत्थर का औजार, हर गुफा चित्र हमें याद दिलाता है कि हम कहाँ से आए हैं। वो आदिम बीज जो पुरापाषाण में बोया गया था, नवपाषाण में फला फूला, और इसी पाषाण युग की नींव पर हमारी आधुनिक सभ्यता का भव्य भवन खड़ा हुआ है। ये कहानी है लाखों वर्ष पहले के उस युग की, जब मनुष्य ने इस धरती पर अपने अस्तित्व की शुरुआत की। ये है पुरापाषाण काल। कल्पना कीजिए एक विशाल अनछुए संसार की, घने जंगल, फैले हुए घास के मैदान और बर्फीले पहाड़, जहाँ जीवन एक निरंतर संघर्ष था। प्रकृति का रौद्र रूप था और हर सुबह जीवन जीने की एक नई चुनौती लेकर आती थी। इस कठोर वातावरण में मानव जाति अपनी जड़ों को मजबूत कर रही थी। पुरापाषाण काल के ये शुरुआती इंसान, जिन्हें होमो सेपियंस कहा गया, प्रकृति के नियमों के अनुसार जी रहे थे और उनका जीवन पूरी तरह शिकार और संग्रह पर निर्भर था। शिकारी और संग्रहकर्ता, ये उनकी पहचान थी। उनका हर दिन भोजन की तलाश में शुरू होता था, क्योंकि आज का भोजन कल की गारंटी नहीं था।
वे छोटे समूहों में लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। उनका घर बदलता रहता था, मौसम और शिकार की उपलब्धता के अनुसार। अस्तित्व का संघर्ष तीव्र था। उन्हें जंगली जानवरों से बचाव करना था, मौसम की मार झेलनी थी और ये तय करना था कि उनका समूह जीवित रहे। परंतु मनुष्य के पास एक शक्ति थी जो किसी और के पास नहीं थी, बुद्धि। इसी बुद्धि ने दो महान खोजों को जन्म दिया, पत्थर के औजार और आग। पत्थर को तराशकर तेज धार वाले हथियार और औजार बनाना ये तकनीकी प्रगति की पहली सीढ़ी थी। इन औजारों ने शिकार को आसान बनाया और जीवन को सुरक्षित। और फिर आई आग, जिसने मानव सभ्यता की दिशा बदल दी। चिंगारी से शुरू हुआ ये प्रकाश ठंड से सुरक्षा, जंगली जानवरों से बचाव और भोजन पकाने का साधन बन गया। आग ने उन्हें एक साथ बिठाया, अंधेरे को दूर भगाया और शायद उन्हें पहली बार एक समुदाय होने का एहसास कराया। जीवन का सबसे बड़ा कार्य था शिकार, बड़े जानवरों का शिकार, जिसके लिए योजना, साहस और सहयोग की आवश्यकता थी। दल बनाकर शिकार करना उनकी एकजुटता और बुद्धिमत्ता का प्रमाण था। एक गलती पूरे समूह के लिए खतरा बन सकती थी। गुफाएं उनका पहला स्थायी घर बनी। यहाँ आग की रोशनी में वे सुरक्षित महसूस करते थे और दिन भर के संघर्ष के बाद शांति पाते थे। पर मनुष्य केवल जीवित रहने के लिए नहीं बना था, उसके भीतर कुछ और जागृत हो रहा था, विचार, भावनाएं और रचनात्मकता। गुफाओं की दीवारों पर उकेरी गई ये पेंटिंग्स उनके जीवन का पहला दृश्य रिकॉर्ड थी। शिकार के दृश्य, जानवर और हाथ के निशान, ये कला का जन्म था। वे अब केवल प्रतिक्रिया नहीं कर रहे थे, वे सोच रहे थे, योजना बना रहे थे और अपने अनुभवों को आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ रहे थे। ये थी मानवीय चेतना के विकास की शुरुआत। पूरा पाषाण काल समाप्त हो गया, लेकिन उसकी विरासत आज भी हमें जीवित है। मनुष्य का अस्तित्व, उसकी पहली लड़ाई, उसकी पहली खोज, सब यहीं से शुरू हुआ। उस युग के संघर्षों ने हमें वो बनाया जो हम आज हैं। हर आग की लपट, हर पत्थर का औजार हमारी अटूट इच्छा शक्ति की कहानी कहता है। ये थी पूरा पाषाण काल, अस्तित्व और खोज की वो महान कहानी जो मानव जाति के इतिहास की नींव है। हजारों साल पहले जब अंतिम हिमयुग समाप्त हुआ तो पृथ्वी पर एक नया अध्याय शुरू हुआ। यह मध्य पाषाण युग था, बदलाव और अनुकूलन का समय। ये वो दौर था जब बड़े शिकारों पर निर्भरता कम हो रही थी और इंसान ने माइक्रोलिथ यानी छोटे धारदार पत्थरों के औजारों को विकसित करना शुरू कर दिया। इन सूक्ष्म औजारों ने धनुष और बाण जैसे नए हथियारों को जन्म दिया, जिससे छोटे और तेज शिकार को पकड़ना संभव हो गया। वन क्षेत्रों में अब केवल विशाल जानवर ही नहीं थे, बल्कि तेजी से भागने वाले छोटे शिकारों की संख्या भी बढ़ गई थी। इस बदलाव के लिए तेज प्रतिक्रिया वाले हथियारों की आवश्यकता थी। माइक्रोलिथ ने शिकार की दक्षता को बढ़ाया। ये छोटे प्रभावी उपकरण जीवन की बदलती परिस्थितियों के अनुकूल थे। बदलते पर्यावरण ने पानी के स्रोतों और भूमि पर नई संपदाओं को भी उजागर किया। नदियों और झीलों में मछली पकड़ना एक महत्वपूर्ण नया खाद्य स्रोत बन गया। साधारण तकनीकों से पानी के भीतर की बहुतायत का उपयोग किया गया। संग्रहण जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा था। समूह जंगली पौधों, जामुनों और नट्स को इकट्ठा करते थे, जिससे भोजन की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित होती थी। शिकारी अब सिर्फ शिकारी नहीं रहा, वो अब प्रकृति का एक कुशल संग्राहक भी था, जो हर मौसम की पेशकश को जानता था। मध्य पाषाण काल के ये लोग आज भी खानाबदोश थे, लेकिन उनके ठिकाने अब मौसमी थे और पर्यावरण के अनुरूप बनाए जाते थे। गुफाओं के अलावा वे हल्की अस्थायी झोपड़ियां बनाते थे, जिन्हें आसानी से छोड़ा जा सकता था जब उन्हें अगले शिकार या संग्रह क्षेत्र की ओर बढ़ना होता था। इसी दौरान मनुष्य और भेड़िए के बीच संबंध प्रगाढ़ हुआ। सबसे पहले जिस जानवर को पालतू बनाया गया वो कुत्ता था। ये सह अस्तित्व, सुरक्षा और शिकार में सहायता प्रदान करता था। इस युग में मनुष्य ने स्थायी बस्तियों से दूर रहते हुए भी पृथ्वी के साथ सामंजस्य बिठाना सीख लिया। भौतिक आवश्यकताओं से परे मध्य पाषाण मानव ने अपनी दुनिया को प्रतीकों और कला के माध्यम से व्यक्त करना शुरू किया। गुफाओं की दीवारों पर उकेरी गई ये कलाकृतियां उनके शिकार, उनके अनुष्ठानों और उनके बदलते जीवन के प्रमाण हैं। ये उनकी आंतरिक दुनिया की झलक है। ये चित्र केवल सजावट नहीं थे, बल्कि सामूहिक स्मृति, ज्ञान और आध्यात्मिक विश्वासों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम थे। मध्य पाषाण युग ने मनुष्य को अतीत के बड़े शिकार से निकालकर भविष्य के कृषि और व्यवस्थित जीवन की दहलीज पर ला खड़ा किया। ये लचीलापन, अनुकूलन और नवीनता की एक कहानी है, जो मनुष्य के हमेशा आगे बढ़ते रहने के संकल्प को दर्शाती है। हिमयुग की समाप्ति के बाद पृथ्वी पर एक नया अध्याय आरंभ हुआ। वातावरण बदला और जीवन की खोज ने नई दिशा ली।
शिकारी जीवन से मुक्ति पाकर मानव ने पहली बार अपनी जमीन चुनी। घुमंतु जीवन त्याग कर गांव की कल्पना साकार हुई। ये भूमि ही थी जिसने अन्न दिया और पशुओं ने साथ। जीवन की निर्भरता अब खेती पर थी। ये बदलाव क्रांति से कम नहीं था। नए औजार, मजबूत घर और अग्नि का नियंत्रित उपयोग मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। इसने उन्हें सुरक्षा और टिकाऊपन प्रदान किया। ये नवपाषाण काल ही था जिसने आधुनिक मानव सभ्यता की अमिट नींव रखी, जहां से विकास का अंतहीन सफर शुरू हुआ। हजारों साल पहले जब इंसान ने सभ्यता का पहला कदम भी नहीं रखा था, तब जीवन केवल एक संघर्ष था, प्रकृति के बीच हर दिन जीने की एक नई चुनौती। इस विशाल और निर्दयी संसार में उनका घर था गुफाओं में, और उनकी पहचान थी उनके अस्तित्व की लड़ाई में। भूख मिटाने के लिए उन्हें प्रकृति से मुकाबला करना पड़ा। ये शिकार सिर्फ भोजन नहीं, बल्कि जीवन की गारंटी थी। समूह में वे चुपचाप अपने शिकार का पीछा करते थे। हर कदम सधा हुआ, हर निगाह दी। सहयोग और रणनीति उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। एक समूह, एक लक्ष्य माइनस अस्तित्व। शिकार के अलावा उनकी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने का काम भी महत्वपूर्ण था। जंगल की देन, नदियां और मैदान उनके लिए भंडार थे। यहाँ उन्हें पोषण मिलता था। जब रात होती या मौसम बिगड़ता तो गुफाएं ही उनका सुरक्षित ठिकाना बनती थी। लेकिन मानव केवल प्रकृति का गुलाम नहीं था। उसने अपनी बुद्धि से दुनिया को बदलना शुरू किया। अग्नि, अंधकार को दूर करने वाली, ठंड से बचाने वाली और भोजन को पकाने वाली शक्ति, और पत्थर ने औजार का रूप लिया। ये तीखे हथियार और उपकरण उनकी शिकार और सुरक्षा दोनों के लिए आवश्यक थे। जीवन आसान नहीं था। उन्हें हर पल प्रकृति के गुस्से का सामना करना पड़ता था। बर्फीली हवाएं, तेज बारिश, इन सभी से बचने के लिए उन्हें अपनी गुफाओं में शरण लेनी पड़ती थी। जंगल के अन्य निवासी भी उनके प्रतिद्वंद्वी थे। एक क्षण की चूक जीवन पर भारी पड़ सकती थी। दिन भर के संघर्ष के बाद शाम का समय सबसे महत्वपूर्ण होता था। ये समय था आपस में जुड़ने का। आग के चारों ओर समूह एक परिवार बन जाता था। यहाँ भय कम होता और विश्वास गहरा होता था। बिना शब्दों के वे अपनी कहानियां, अपने अनुभव साझा करते थे। ये बंधन उन्हें मजबूत बनाता था। इस तरह हर दिन एक नया पाठ सिखाता था और हर रात नई सुबह की उम्मीद लेकर आती थी। वे पृथ्वी पर मानव सभ्यता की पहली पदचाप थे। उनकी दृढ़ता ने ही आज के आधुनिक युग की नींव रखी। उनकी कहानी अस्तित्व और लचीलेपन की अमर गाथा है। आज भी हम उनके संघर्षों से सीख लेते हैं। जब मानव ने इस विशाल अपरिचित प्रकृति में पहली बार आंखें खोली, तब अस्तित्व की गाथा शुरू हुई। ये कहानी थी भूख और साहस की। जीवन का हर क्षण जंगल के साथ एक गहरा संबंध स्थापित करता था। हवा, पानी और धरती, प्रत्येक तत्व अस्तित्व का हिस्सा था। जानवर के पदचिन्ह, पत्तियों का सरसराना, प्रकृति की हर आवाज एक संकेत थी। जीवित रहने के लिए अवलोकन ही पहला पाठ था। सहज प्रवृत्ति ही मार्गदर्शक थी। शिकारी को शिकार की तरह सोचना पड़ता था। हर आहट को समझना पड़ता था। हाथों ने पत्थर को तराशा। बुद्धि ने पत्थरों को शक्ति और जीवन दान दिया, जिसने औजारों का रूप लिया। भाला और तीर बनने लगे। ये केवल औजार नहीं थे, ये मानव बुद्धि के विकास का प्रमाण थे, जो शिकार को आसान और निश्चित बनाते थे। शिकार अकेले का काम नहीं था। ये विश्वास, समन्वय और एकजुटता का नृत्य था। समूह में ही बड़ी ताकत थी। रणनीति और धैर्य, इन्हीं दो स्तंभों पर शिकार निकलता। बिना बोले एक दूसरे के इरादों को समझना जीवन का आधार था। जंगल केवल मांस नहीं देता था, ये पौधों, जड़ों और फलों का विशाल भंडार था, जो जीवन को पोषण देता था। जड़ी बूटियों का ज्ञान और विषैले पौधों से बचा, ये संग्रह ही संतुलन और दीर्घायु का रहस्य था। नदियां जीवन का स्रोत थीं और मछली पकड़ना भी अस्तित्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। जल ने भी भोजन दिया। और फिर आई आग, जिसने अंधेरे को दूर किया।
जिसने जंगली जानवरों को दूर रखा और भोजन को सुपाच्य बनाया। आग ने मानव को भोजन पकाने की कला सिखाई। ये केवल गर्मी नहीं थी, ये सभ्यता की पहली सीढ़ी थी। भोजन बांटना केवल पेट भरना नहीं था, ये समुदाय को मजबूत करना था। हर एक की मेहनत, सबकी जिम्मेदारी, अस्तित्व के लिए साझा प्रयास, एक दूसरे पर विश्वास, यही वो नींव थी जिस पर मानव सभ्यता खड़ी हुई। शिकार और संग्रह की ये गाथा हमें याद दिलाती है कि हम कहाँ से आए हैं और प्रकृति के साथ हमारा अटूट बंधन क्या है। यह अस्तित्व की सबसे पुरानी और सबसे सच्ची कहानी है। अग्नि की खोज, जिसने मानव जाति को बदल दिया। वो युग था अंधकार और भय का, जब दुनिया पर रात का राज था और जीवन हर कदम पर चुनौतियों से भरा था। हमारे पूर्वज अंधेरी गुफाओं और घने जंगलों में सिमटे हुए ठंडी रातों और जंगली खतरों से जूझते थे। उनका जीवन प्रकृति की विशाल शक्ति के सामने एक सतत संघर्ष था। हर परछाई में अज्ञात का डर छिपा था। और फिर वो क्षण आया जब नियति ने अपना पहला संकेत दिया। आकाश फटा, बिजली गिरी और एक अजनबी शक्ति का जन्म हुआ। एक ऐसी रोशनी जिसे देखकर जीवन पहली बार अचंभित हुआ। उन्हें नहीं पता था ये क्या है, ये दैवीय क्रोध है या कोई नई ऊर्जा। उनके मन में आश्चर्य और डर दोनों उमड़ रहे थे। धीरे धीरे उनके भीतर भय की जगह जिज्ञासा ने उस अजनबी चमक को समझने के लिए असंभव को साधने की कोशिश। ये शक्ति खतरनाक थी, लेकिन इसमें जीवन बदलने की क्षमता थी। उन्होंने पत्थरों को टकराया, लकड़ियों को रगड़ा। सदियों के अवलोकन और प्रयासों से उन्होंने आखिरकार प्रकृति के इस रहस्य को नियंत्रित करने का कौशल सीख लिया। वो क्षण जब पहली बार उन्होंने अपनी बनाई हुई आग जलाई, ये केवल एक चिंगारी नहीं थी, ये सभ्यता की पहली विजय थी। आग सिर्फ गर्मी नहीं थी, ये ज्ञान था। इसने मानव जाति को कई अभूतपूर्व उपहार दिए। ये ठंड से राहत थी, जिसने बर्फीली रातों में जीवन संभव बनाया। ये एक नए आश्रय का केंद्र बन गया। आग एक ढाल थी, इसकी चमक ने जंगली जानवरों के डर को दूर भगाया और रात को सुरक्षित बना दिया। और सबसे महत्वपूर्ण, आग ने भोजन को पकाया। इससे उन्हें अधिक ऊर्जा मिली, जिसने उनके मस्तिष्क के विकास को तेज किया। आग के चारों ओर कहानियां बुनी गई, भाषा का विकास हुआ और समुदाय मजबूत हुए। ये सामाजिक विकास का आधार बनी। उस छोटी सी चिंगारी ने मानव जाति के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। वो आदिम भय अब विजय की लौ बन गया था, एक ऐसी शक्ति जिसने हमें अंधेरे से बाहर निकाला। आग मानव सभ्यता की सबसे बड़ी खोजों में से एक है। ये केवल गर्मी नहीं थी, ये वो ईंधन था जिसने हमारी बुद्धिमत्ता को बढ़ाया और हमें तारों तक पहुंचने का सपना दिया। ये लौ आज भी जल रही है, हमें याद दिलाती है कि हम कहां से आए हैं और कैसे एक साधारण खोज ने हमें हमेशा के लिए बदल दिया। हाँ, वो युग जब मनुष्य ने पहली बार पत्थरों को अपना हथियार बनाया। लाखों साल पहले एक भयानक और अनजानी दुनिया में जीवन एक सतत संघर्ष था। यहाँ हर सुबह अस्तित्व की एक नई चुनौती लेकर आती थी। प्रकृति कठोर थी, उसके पास न तो तेज पंजे थे, न नुकीले दांत और न ही मजबूत खोल। हमारा शुरुआती पूर्वज कमजोर था, पर उसके पास कुछ ऐसा था जो किसी और के पास नहीं था, दिमाग। और इसी दिमाग ने एक साधारण पत्थर को इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण बना दिया। ये थी पाषाण युग के औजारों के विकास की शुरुआत, जिसने मानव जाति की नियति बदल दी। सबसे पहला कदम ओल्डोवन संस्कृति। ये सबसे आदिम तकनीक थी, फिर भी ये क्रांति थी। हमारे पूर्वज सीखते थे कि कैसे एक बड़े पत्थर पर सिर्फ एक या दो बार जोर से मारकर एक तेज धार वाला कोर या फ्लैग बनाया जाए। ये एक चाकू का जन्म था। इन साधारण नोकदार पत्थरों ने उन्हें मांस काटने और हड्डियों के अंदर का गूदा निकालने की शक्ति दी। ये भोजन तक पहुंचने का एक नया कुशल तरीका था। समय बीता। लगभग 1.5 मिलियन साल पहले हमारे पूर्वज होमो इरेक्टस ने एक महान तकनीकी छलांग लगाई, अशूलियन हस्त कुल्हाड़ी। ये अब एकमात्र टूटा हुआ पत्थर नहीं था, ये समरूपता और योजनाबद्ध डिजाइन का प्रतीक था। एक ही पत्थर से दो तरफा धार बनाना उनकी बढ़ी हुई संज्ञानात्मक क्षमता को दर्शाता था। ये कुल्हाड़ी बहुउद्देशीय थी, शिकार, सफाई, पेड़ काटने और मिट्टी खोदने के लिए ये उपकरण होमो इरेक्टस की सफलता की कुंजी बना। हस्त कुल्हाड़ी ने उन्हें न केवल जीवित रहने में मदद की, बल्कि उन्हें नए वातावरण में फैलने और आग पर नियंत्रण रखने में भी सक्षम बनाया, जिससे मानव प्रगति की नींव बनी। यूरोप और एशिया में निएंडरथल ने एक नई रणनीति विकसित की, मुस्टेरियन संस्कृति, जिसके केंद्र में था लेवनॉइस तकनीक। ये विधि उन्हें पहले से सोचे गए आकार के पतले और तेज फ्लैग ब्लेड निकालने देती थी। अब उपकरण बनाने में और भी अधिक योजना और सटीकता शामिल थी। परिणाम विशेष उपकरण थे। शिकार के लिए तेज नुकीले भाले के सिरे, खालों को साफ करने के लिए खुरचनी और मांस काटने के लिए महीन चाकू। हर काम के लिए एक विशेष औजार।
इन विशेष औजारों ने निएंडरथल को बर्फीले मौसम में बड़े और खतरनाक जानवरों का शिकार करने में सफलता दिलाई। ये उपकरणों के मानकीकरण की शुरुआत थी। लगभग 40,000 साल पहले आधुनिक मानव होमो सेपियंस ने उच्च पुरापाषाण काल में प्रवेश किया, जो ब्लेड प्रौद्योगिकी का युग था। अब एक ही पत्थर के कोर से कई गुना ज्यादा लंबे और पतले ब्लेड बनाए जा सकते थे। ये कच्चे माल की बचत और उत्पादन की गति में एक विशाल सुधार था। इन ब्लेडों को हड्डियों और सींगों से बने हैंडल पर लगाया गया, जिससे पहले मिश्रित उपकरण बने। तीर के सिरे, मछली पकड़ने के कांटे और यहाँ तक कि सिलाई के लिए हड्डी की सुइयां। ओल्डोवन के साधारण वार से लेकर उच्च पुरापाषाण की बारीक कारीगरी तक पत्थर के औजारों का विकास मानव के बुद्धिमत्ता के विकास की कहानी कहता है। इन औजारों ने न केवल हमें शिकार करने और खाने में मदद की, बल्कि इन्होंने हमारे मस्तिष्क को जटिल समस्याओं को हल करने, योजना बनाने और ज्ञान को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए भी प्रेरित किया। पाषाण युग के औजार हमारे विकास की आधारशिला थे। आज हम जो कुछ भी हैं, उसकी शुरुआत उस पहले पत्थर से हुई, जिसे हमारे पूर्वज ने एक उपकरण के रूप में उठाया था। ये पत्थर की वो विरासत है जो आज भी हमारे साथ है। समय की गहराइयों में जहां मानव चेतना ने पहली सांस ली, वहां हम अपनी कहानी के आरंभ को पाते हैं। ये गुफाएं सिर्फ आश्रय नहीं थी, ये पहले मंदिर थे जहां आत्मा और कला का मिलन हुआ। पत्थरों पर उकेरे गए पहले संकेत, अभिव्यक्ति की पहली पुकार, मानव संवाद का शुरुआती अध्याय। इन दीवारों पर जीवन साकार हुआ। दौड़ते हुए घोड़े, विशालकाय जानवर, प्रकृति की शक्ति का सम्मान करते हुए। कला सिर्फ सजावट नहीं थी, ये अस्तित्व की लड़ाई, आत्माओं को शांत करने का एक कर्मकांड था। क्या ये शिकार के जादू थे या इतिहास की पहली कहानियां? रहस्य आज भी इन अंधेरों में गूंजता है। पीढ़ी दर पीढ़ी इन चित्रों ने ज्ञान और भावना को आगे बढ़ाया, हमें हमारे पूर्वजों से जोड़ा। गुफा चित्रकला मानव की आत्मा की गूंज है माइनस, जो हमें हमेशा याद दिलाती है कि हम कौन थे और हमें अपनी रचनात्मक यात्रा कहां से शुरू की। सदियों पहले जब धरती पर जीवन अपनी प्रारंभिक अवस्था में था, इंसान एक भटकता प्राणी था। प्रकृति के विशाल आंगन में उसे सबसे पहले एक चीज की तलाश थी, आश्रय। सूर्य की पहली किरणें जंगलों और चट्टानी इलाकों को छूती थीं, लेकिन हर नई सुबह एक नई चुनौती लाती थी। कड़ाके की ठंड, मूसलाधार बारिश और खूंखार जंगली जानवर। इन सबसे बचने के लिए एक सुरक्षित ठिकाना अनिवार्य था। प्राचीन काल का विस्तार, जहां मनुष्य को अपनी हर जरूरत के लिए जूझना पड़ता था। ये वो समय था जब धरती और मानव के बीच कोई दीवार नहीं थी। वे लगातार चल रहे थे, जीवन की जटिलताओं का सामना करते हुए। हर कदम पर खतरा था और हर रात सुरक्षा की मांग करती थी। और फिर उन्हें मिली गुफा, चट्टानों के बीच एक शांत प्राकृतिक दरार, जिसने उन्हें पहली बार सुरक्षा का एहसास कराया। ये प्रकृति द्वारा दिया गया उनका पहला घर था। उस विशालकाय द्वार से होकर मनुष्य ने अज्ञात में प्रवेश किया। ये सिर्फ एक जगह नहीं थी, ये उनकी यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। गुफा के अंधेरे में आग जलाई गई। ये न केवल गर्मी और प्रकाश का स्रोत थी, बल्कि ये सुरक्षा और समुदाय की भावना का भी प्रतीक बन गई। इन ठंडी पत्थरों पर मनुष्य ने अपनी कहानियां उकेरनी शुरू कर दी। शिकार के दृश्य, जीवन की गाथाएं, ये कला का जन्म था और उनके अस्तित्व का प्रमाण। गुफा की मोटी ठंडी दीवारें उन्हें बाहरी दुनिया के खतरों से बचाती थी। हर दरार, हर उभार एक इतिहास कहता था। यहाँ पत्थरों की छांव में समुदाय फला फूला। आग के चारों ओर बैठकर उन्होंने जीवन के सबसे पहले पाठ सीखे, सहयोग और एकता, प्रकृति के क्रोध से बचाव। जब बाहर तूफान आता था, गुफाएं उनकी सबसे मजबूत ढाल बन जाती थी, जीवन की रक्षा करती थी। लेकिन मनुष्य ठहराव के लिए नहीं बना था। समय के साथ सभ्यता विकसित हुई और उन्हें महसूस हुआ कि उन्हें केवल प्राकृतिक आश्रय ही नहीं, बल्कि अपना खुद का घर बनाना होगा। गुफाओं की छाया से निकलकर उन्होंने खुली हवा में कदम रखा। अब वे केवल आश्रय लेने वाले नहीं थे, बल्कि निर्माता बनने जा रहे थे। जंगल की देन, लकड़ी, पत्ते और मिट्टी, इन साधारण तत्वों को जोड़कर मानव ने अपनी पहली कृत्रिम झोपड़ी का निर्माण शुरू किया।
एक एक करके उन्होंने लकड़ी के डंडों को जोड़ा और मिट्टी से लेप लगाया। ये केवल एक संरचना नहीं थी, ये उनके नवाचार की पहली निशानी थी। निवास की कला यहीं से शुरू हुई। कच्चे माल से एक सुरक्षित और आरामदायक ठिकाना बनाना माइनस ये मानव अनुकूलन की जीत थी। प्रत्येक गांठ, हर मिट्टी की परत उनकी दृढ़ता और जीवित रहने की इच्छा को दर्शाती थी। झोपड़ी के बाहर जीवन व्यवस्थित होने लगा। खाना बनाना, शिकार की तैयारी करना और एक साथ रहना, ये सब एक छत के नीचे हो रहा था। गुफाओं से लेकर झोपड़ियों तक मनुष्य ने न केवल आश्रय पाया बल्कि सभ्यता की नींव रखी। ये पहला कदम था जो हमें आधुनिक घरों और शहरों तक ले आया। सूर्य अस्त होता है और मनुष्य अपनी बनाई हुई पहली छत के नीचे सुरक्षित महसूस करता है। ये शांति, ये सुरक्षा उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। मानव इतिहास का ये सफर केवल पत्थरों और लकड़ियों का नहीं है, बल्कि ये अस्तित्व और घर बनाने की जन्मजात मानवीय इच्छा का प्रतीक है। जब इंसान ने पहली बार प्रकृति को समझना शुरू किया, उसका जीवन केवल शिकार और संग्रह तक सीमित था। हर दिन एक नई चुनौती, भोजन की तलाश में भटकना और जंगली जानवरों से खुद को बचाना, यही उनका एकमात्र लक्ष्य था। लेकिन धीरे धीरे इंसान ने प्रकृति के चक्र को देखना शुरू किया। उसने जानवरों के स्वभाव और उनकी आदतों को समझा। तब उसने सिर्फ जीवित रहना नहीं, बल्कि साथ जीना सीखा। ये समझ ही सभ्यता के नए अध्याय की पहली किरण थी। शिकार करने के बजाय उसने धीरे से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। एक युवा और असहाय जानवर को आश्रय और भोजन देकर एक नया रिश्ता बनाया गया। आग की रोशनी में जंगली जानवर अब दुश्मन नहीं, बल्कि सुरक्षा का हिस्सा बनने लगे। ये पशुओं की देखभाल का पहला संकेत था। खाना बदोश जीवन अब थम गया। छोटे गांव बसने लगे, जहां पशु उनके जीवन और आजीविका का अभिन्न अंग बन गए। दूध, ऊन और श्रम पशुओं ने जीवन को आसान और सुरक्षित बनाया। ये मानव विकास की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम था। ये केवल उपयोगिता का रिश्ता नहीं था, देखभाल और सह अस्तित्व से एक गहरा भावनात्मक बंधन विकसित हुआ। जानवर अब साथी थे, परिवार का हिस्सा थे, जिन पर इंसान भरोसा कर सकता था और जो बदले में उनकी सुरक्षा पर निर्भर थे। सदियों की यात्रा में ये बंधन मजबूत होता गया। इंसान और पशु ने मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाई जहां सहजीवन ही सफलता की कुंजी थी। यहीं से शुरू हुई पशुपालन की कहानी और इस बंधन ने मानव सभ्यता की नींव रखी। एक नया युग, सह अस्तित्व का युग प्रारंभ हुआ। सदियों से एक अटूट बंधन रहा है मानव और धरती के बीच। ये कहानी है उस रिश्ते के विकास की जिसे हम कृषि कहते हैं। वो यात्रा जिसने हमें शिकारी से किसान बनाया, वो शक्ति जिसने सभ्यताओं को जन्म दिया। ये है कृषि का विकास, धरती से भविष्य तक की यात्रा। अन्न सिर्फ भोजन नहीं है, ये जीवन का आधार है, संस्कृति का मूल है और हर राष्ट्र की प्रगति का पहला कदम है। इस मिट्टी में केवल बीज नहीं बोए जाते, बल्कि हमारा भविष्य आकार लेता है। परिवर्तन की ये गाथा शुरू होती है हजारों वर्ष पहले, जब मनुष्य ने पहली बार बीज का रहस्य समझा। शुरुआती दौर में औजार थे सरल और प्रयास था श्रम साध्य। पत्थरों के उपकरण और हाथों का बल ही धरती से उपज निकालने का एकमात्र सहारा थे। फिर आई महान नदियाँ और उनके किनारे जन्मी पहली सभ्यताएं। सिंधु घाटी जैसी महान सभ्यताओं ने नदी घाटियों में व्यवस्थित कृषि को जन्म दिया। बैल और हल कृषि क्रांति के पहले नायक बने। उनकी मदद से किसान जमीन को गहराई तक जोतने में सफल हुए, जिससे उपज में वृद्धि हुई। भारत की कृषि सदियों तक प्रकृति के नियमों और परंपराओं से बंधी रही। ये एक जीवन शैली थी, न कि सिर्फ व्यवसाय। ग्रामीण जीवन की धुरी खेत थे। किसान परिवार मिलकर काम करते थे, जहां अनुभव पीढ़ी दर पीढ़ी सौंपे जाते थे। सिंचाई, मानसून पर निर्भरता और बैलगाड़ी से पानी खींचना, यही वो तरीके थे जिनसे किसान अपनी फसलों को सींचते थे। धरती की गहराई को समझना, मिट्टी के कणों से संवाद करना, यही पारंपरिक किसान की पहचान थी। हर बीज एक नई उम्मीद लेकर आता था। फिर आया एक ऐसा मोड़ जिसने कृषि का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। ये थी हरित क्रांति की शुरुआत। ट्रैक्टर, आधुनिक सिंचाई प्रणालियां और रासायनिक उर्वरकों का आगमन हुआ। उत्पादन को बढ़ाने के लिए तकनीक और विज्ञान को खेतों तक लाया गया। खेतों में अभूतपूर्व बदलाव आया। उपज कई गुना बढ़ गई
जिससे लाखों लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हुई। सरकारी प्रयासों और किसानों के अथक श्रम ने ग्रामीण भारत को गरीबी और भूख की आशंका से निकालकर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाया। आज कृषि केवल जमीन पर नहीं होती, ये विज्ञान, तकनीक और डेटा का एक जटिल संगम बन चुकी है। हाईटेक फार्मिंग में ड्रोन खेतों का निरीक्षण कर रहे हैं और स्वचालित सिंचाई प्रणाली पानी की हर बूंद का प्रबंधन कर रही है। प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिक जलवायु लचीले और हाइब्रिड बीज विकसित कर रही हैं। भविष्य की कृषि विज्ञान और नवाचार पर आधारित है। वर्टिकल फार्मिंग और हाइड्रोपोनिक्स जैसे नवाचार हमें भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं, जहां सीमित संसाधनों में भी अधिकतम उपज संभव है। कृषि का ये विकास हमें अतीत से जोड़ता है और भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। हर उगता सूरज हमें याद दिलाता है कि हमारा भविष्य धरती के स्वास्थ्य और किसानों की खुशहाली पर निर्भर करता है। हमें अपने अन्नदाताओं का सम्मान करना होगा और सतत कृषि को अपनाना होगा, ताकि हमारी धरती आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हरी भरी बनी रहे। धन्यवाद। जब इंसान ने पहली बार भारी पत्थरों को खिसकाने की कोशिश की, तब शायद उसे अंदाजा भी नहीं था कि एक छोटा सा विचार पूरी मानव सभ्यता को बदल देगा। जीवन एक अथक संघर्ष था। हर बड़ी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में अत्यधिक बल और समय लगता था। उस समय की दुनिया कठोर थी और मानव की प्रगति प्रकृति के नियमों से बंधी हुई थी। लेकिन हर चुनौती अपने साथ अवलोकन का बीज लेकर आती है। मानव मस्तिष्क हमेशा आसान रास्ता खोजता रहा और फिर किसी ने देखा कि गोल चीजों को धकेलना, खींचने से कितना आसान होता है। लकड़ी के लट्ठे, जो अब तक केवल जलावन थे, अचानक गति के रहस्य बन गए। ये रोलिंग लॉग की तकनीक थी, गति की पहली चिंगारी। महान विचार यही नहीं रुका, लट्ठों को बार बार उठाना पड़ता था, एक सतत प्रक्रिया। क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है जिससे लट्ठा हमेशा साथ रहे? क्यूरियोसिटी और आवश्यकता ने मिलकर काम किया। सदियों के प्रयास के बाद लकड़ी को तराशा गया, समतल किया गया और एक दृढ़ गोलाकार आकृति दी गई। ये केवल एक गोलाकार लकड़ी नहीं थी, ये संतुलन, धुरी और क्रांति का विचार था। पहले पहिए का जन्म हुआ और फिर उस अद्भुत पल का आगमन हुआ जब पहिया धुरी से मिला। सरल लेकिन क्रांतिकारी। पहला गाड़ी या स्लेज जिसमें पहियों का उपयोग किया गया, वो पहली गड़गड़ाहट, वो पहला रोलिंग मोशन जिसने मानव जाति को हमेशा के लिए मुक्त कर दिया। ध्वनि, लकड़ी की चरमराहट। अचानक दूरी सिकुड़ गई, बोझ हल्का हो गया। जो यात्रा पहले असंभव थी, अब एक साधारण प्रयास बन गई। पहिए ने न केवल परिवहन बदला, बल्कि इसने मानव समाज की पूरी संरचना बदल दी। व्यापार मार्ग खुले, दूर की संस्कृतियां करीब आईं, विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान तेजी से बढ़ा। पहिया प्रगति का प्रतीक बन गया। बड़े पैमाने पर निर्माण संभव हुआ, जिसने मानव सभ्यता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। समय बीतता गया और पहिए का रूप बदलता गया, सादे लकड़ी के डिस्क से लेकर धातु के स्पोक वाले पहियों तक। लेकिन पहिए का मूल सार वही रहा, गति, नवाचार और जीवन को आसान बनाने की मानवीय इच्छा। एक साधारण विचार जिसने हमारे अतीत को परिभाषित किया और जो आज भी हमारे भविष्य को आकार दे रहा है। पहिए का आविष्कार मानव प्रतिभा की एक अमर कहानी है। संगठन की नींव, संस्कृति का आईना माइनस ये परिवार है। एक ऐसी इकाई जो हमें जोड़ती है और समाज को आकार देती है। समाज के ताने बाने में परिवार ही वो धागा है जो हर रिश्ते को मजबूती से बांधता है। ये वो पहला स्कूल है जहां हम जीना सीखते हैं। चाहे गांव की सादगी हो या शहर की रफ्तार, हर जगह परिवार ही हमारे अस्तित्व की जड़ है। भीड़ के बीच भी हम अपनी पहचान परिवार के दायरे में पाते हैं, जहां हर स्पर्श, हर मुस्कान अपनत्व की कहानी कहती है। परिवार केवल लोगों का समूह नहीं, ये भूमिकाओं और जिम्मेदारियों की एक जटिल लेकिन सामंजस्यपूर्ण संरचना है। यहाँ अनुभव मार्गदर्शन का रूप लेते हैं और अगली पीढ़ी अतीत की विरासत को आगे बढ़ाती है। एक साथ काम करना जीवन की साझा चुनौतियों का सामना करना सिखाता है। यह सहयोग की पहली पाठशाला है। मेज पर सजी उम्मीदें और साथ में बांटी गई खुशियाँ ये दर्शाती हैं कि जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पल साझा करने में ही है। परिवार ही वो शिल्पकार है जो हमारे चरित्र को गढ़ता है। ये हमें सिखाता है कि सही क्या है और गलत क्या। ज्ञान का हस्तांतरण केवल किताबों से नहीं होता, ये प्यार और धैर्य से भरे निजी पलों में होता है। हमारे रीति रिवाज, हमारी पहचान, ये सब परिवार की ही देन है। पर्व और उत्सव हमारी संस्कृति को जीवित रखते हैं। जीवन के उतार चढ़ाव में परिवार ही हमारी भावनात्मक ढाल है, एक ऐसा सहारा जो बिना शर्त मिलता है। बुजुर्गों की देखभाल और दुख में सांत्वना, ये परिवार के सबसे पवित्र दायित्व है। यहाँ हम सीखते हैं कि कैसे एक दूसरे का बोझ उठाना है,
एक बूढ़े हाथ का स्पर्श एक बच्चे के हाथ को थामे हुए ये समय की निरंतरता और परंपराओं के हस्तांतरण का प्रतीक है। समय के साथ परिवार की संरचना भी बदल रही है। संयुक्त परिवार से एकल परिवार तक बदलाव आवश्यक है। कहीं बड़े परिवारों का शोर है जहाँ हर कोई एक दूसरे से जुड़ा है, ऊर्जा और प्रेम से भरा है, तो कहीं एकल परिवारों की अपनी शांति है जहाँ हर सदस्य को अपनी जगह और महत्व मिलता है। खाली कुर्सी हमें याद दिलाती है कि किसी का न होना कैसा होता है, पर भरा हुआ मेज बताता है कि हम हमेशा एक दूसरे के लिए मौजूद हैं। अंततः परिवार वो जगह है जहाँ हम हमेशा के लिए संबंधित होते हैं। यह एकता और अटूट विश्वास का प्रतीक है। आंखों में छिपी चिंता, होठों पर ठहरी मुस्कान, हर भावना इस गहरे बंधन को और मजबूत करती है। एक सामूहिक आलिंगन, एक संपूर्ण चित्र, ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं बल्कि जीवन भर के सहारे का वादा है। परिवार ही वो रोशनी है जो समाज के अंधेरों में भी हमें राह दिखाती है। यह जीवन का सबसे अमूल्य उपहार है। आस्था की आदिम यात्रा, धर्म के प्रारंभिक स्वरूप। आदिम यात्रा, धर्म के प्रारंभिक स्वरूप। ब्रह्मांड के चमत्कार और उसके अथाह विस्तार ने आदिम मानव मन को कैसे छुआ? ये वो प्रश्न है जो आस्था की नींव रखता है। रात के अंधेरे में टिमटिमाते तारे, सूर्य का उगना और डूबना, क्या ये सब मात्र प्राकृतिक घटनाएं थीं या किसी अनदेखी शक्ति का खेल? मानव ने उन अदृश्य शक्तियों पर विश्वास करना क्यों शुरू किया जो जीवन और मृत्यु को नियंत्रित करती थी? ये विश्वास क्यों जन्मा? जब मानव ने गुफाओं को अपना घर बनाया, तभी से अध्यात्म की पहली चिंगारी जली। गुफाओं की दीवारों पर उकेरी गई आकृतियां, क्या वे शिकार की कहानियां थीं या प्रार्थना के पहले चिन्ह? ये कला ही पहली पूजा थी। प्रकृति की अनिश्चितता और जीवन का भय, भूख, रोग और मृत्यु का डर ही शायद उन शक्तियों को शांत करने की इच्छा बन गई जिन्हें हम समझ नहीं पाते। अग्नि जीवन का स्रोत और विनाश का प्रतीक। ये वो शक्ति थी जिसने समुदायों को एक सूत्र में बांधा। आग के चारों ओर इकट्ठा होना, नृत्य करना और देवताओं को आहूत करना। क्या इन अनुष्ठानों ने ही समाज की पहली धार्मिक संरचना तैयार की? इन सामुदायिक कृत्यों ने न केवल एकता दी बल्कि हर व्यक्ति को ब्रह्मांड के साथ जुड़ाव का एहसास भी कराया। पहाड़, नदियाँ, जंगल ये केवल भूभाग नहीं थे बल्कि जीवन देने वाली और कभी-कभी छीन लेने वाली शक्तिशाली आत्माएं थीं। सूर्य को जीवन दाता माना गया, चंद्रमा को रात का रहस्य। प्रकृति के हर तत्व का मानवीकरण किया गया, उन्हें देवत्व दिया गया। जानवर जो भोजन और खतरे दोनों थे, उन्हें सम्मान और भय से देखा जाता था। उनके भीतर भी किसी अज्ञात शक्ति का वास माना जाता था। अदृश्य शक्तियों को कैसे समझा जाए? इसके लिए मानव को प्रतीकों और मूर्तियों की आवश्यकता पड़ी। मिट्टी के ढेर, तराशे हुए पत्थर और लकड़ी के टोटेम ये केवल वस्तुएं नहीं थी बल्कि देवताओं से संवाद के माध्यम बन गए। प्रतीकों ने आस्था को एक आकार दिया जिसे हर कोई समझ सके। इन कलाकृतियों ने सामूहिक विश्वास को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे जैसे समुदाय बड़े होते गए, ये प्रारंभिक मिथक और अनुष्ठान सामाजिक नियम और पहचान का आधार बन गए। आस्था ने केवल ब्रह्मांड को ही नहीं समझाया बल्कि मनुष्यों को एक साथ रहने और सहयोग करने का कारण भी दिया। इन कहानियों और रीति रिवाजों ने उन्हें सिखाया कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, जिससे एक व्यवस्थित समाज की नींव पड़ी। आज हम जहाँ खड़े हैं वहाँ तक पहुँचने में इन आदिम आस्थाओं का क्या योगदान रहा है? अग्नि की पूजा, नदी को माँ मानना और आकाश के देवताओं में विश्वास, ये सभी आज भी हमारी आधुनिक धार्मिक भावनाओं में गूंजते हैं। शायद धर्म की शुरुआत किसी निश्चित सिद्धांत से नहीं बल्कि उस शाश्वत प्रश्न से हुई थी, हम कौन हैं और हम इस ब्रह्मांड में कहाँ हैं? और ये प्रश्न आज भी उतना ही प्रासंगिक है। ये प्रकृति का एक अटल सत्य है। जीवन के अंतिम चरण में हर सभ्यता और हर मानव ने एक ही सवाल पूछा है, जाने वाले के साथ क्या होता है? मृत्यु वो सार्वभौमिक सत्य है जो हमें नश्वरता की याद दिलाता है। हजारों साल पहले जब मानव ने पहली बार अपने प्रियजनों को दफनाना शुरू किया, तो ये सिर्फ शरीर को छुपाना नहीं था, ये उनके प्रति सम्मान और शायद किसी अज्ञात यात्रा की तैयारी थी। पुरातात्विक स्थलों पर मिले अवशेष बताते हैं कि इन आरंभिक प्रथाओं में विश्वास और सुरक्षा की भावना निहित थी। प्राचीन मिस्र में दफन एक कला थी, एक विज्ञान था। उनका मानना था कि मृत्यु केवल एक द्वार है और शरीर को संरक्षित रखना परलोक आफ्टरलाइफ की यात्रा के लिए आवश्यक है। ममीकरण और पिरामिड ये सभी अनंत जीवन के लिए एक भव्य तैयारी थी। उन्होंने मिट्टी के नीचे एक दूसरा शाश्वत जीवन देखा।
दुनिया भर की जनजातीय संस्कृतियों के लिए दफन प्रकृति के साथ गहरे संबंध को दर्शाता है। वे मृतक को पृथ्वी माता की गोद में सौंपते हैं। कुछ समुदायों में अंतिम संस्कार के अनुष्ठान व्यक्ति की आत्मा को अगले लोक तक मार्गदर्शन देने के लिए बनाए जाते हैं, जहां प्रतीकात्मक वस्तुएं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। समय के साथ दफन की प्रथाएं बदलती रहीं, लेकिन सम्मान का भाव अटल रहा। आधुनिक कब्रिस्तान भी अतीत के साथ हमारा एक शांत संवाद है। इस्लामी परंपरा में दफन की सादगी और शीघ्रता महत्वपूर्ण है। ये विश्वास है कि आत्मा जल्द से जल्द अपने निर्माता के पास लौट जाए। चाहे रस्मों का तरीका कुछ भी हो, अंतिम संस्कार हमें शोक मनाने और अपने प्रियजनों के प्रति प्रेम व्यक्त करने का एक मंच देता है। हम क्यों दफनाते हैं? शायद इसलिए कि हम नहीं चाहते कि यादें हवा में उड़ जाएं। हम चाहते हैं कि हमारे प्रियजनों का एक निश्चित स्थान हो, जहां हम लौट सकें, जहां उनका नाम लिखा हो। दफन की प्रथा केवल मिट्टी में लेटना नहीं है, ये मानव चेतना का प्रमाण है, जो मानता है कि जीवन के बाद भी कुछ बचा रहता है। हम सब मिट्टी से बने हैं और एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन हमारी कहानियां, हमारी विरासत और हमारे विश्वास हमेशा जिंदा रहेंगे, ठीक उसी तरह जैसे हर रात के बाद सूरज उगता है। सदियों पहले जब धरती पर मानव सभ्यता ने आंखें खोली, तब उनका जीवन पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर था। ये वो युग था जब जंगल ही उनका घर था, नदी उनका जीवन और पहाड़ उनके संरक्षक। विशाल अछूते परिदृश्यों के बीच जीवन एक निरंतर चुनौती और एक गहन संबंध था। प्रकृति ही उनकी गुरु थी, उनकी जीविका थी और उनकी नियति भी। उनका अस्तित्व शिकारी संग्राहक के सरल सिद्धांत पर आधारित था। भोर की पहली किरण के साथ छोटे समूह भोजन की तलाश में निकल पड़ते थे। घास के मैदानों और घने जंगलों में जीवन का हर पल सतर्कता की मांग करता था। शिकार केवल भोजन नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ एक पवित्र नृत्य था। वे एक स्थान पर स्थिर नहीं रहे। विभिन्न वातावरणों ने उन्हें लचीलापन सिखाया। पहाड़ों की ऊंचाई, नदियों के किनारे और खुले मैदान, हर जगह उन्होंने जीने का तरीका खोजा। जैसे जैसे मौसम बदलते थे, वैसे वैसे उन्हें अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना पड़ता था। ये मानव लचीलेपन की एक महान गाथा थी। तूफानों से बचने और रात की ठंड से सुरक्षा के लिए उन्होंने गहरी प्राकृतिक गुफाओं को अपना आश्रय बनाया। और फिर वो जादुई क्षण आया, अग्नि की खोज, जिसने मानव जाति के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। चकमक पत्थरों या लकड़ी के घर्षण से उन्होंने वो शक्ति पैदा की जो उन्हें अंधेरे से दूर ले जाने वाली। अग्नि ने उन्हें गर्मी दी, जंगली जानवरों से सुरक्षा दी और भोजन को पकाने की कला सिखाई। ये अस्तित्व की कुंजी थी। रात के सन्नाटे में नाचती हुई लपटों के चारों ओर इकट्ठा होना एक साझा बंधन और नई सुरक्षा का प्रतीक था। उन्होंने प्रकृति को एक पूज्य शक्ति के रूप में देखा, जिससे उन्हें डरना भी था और जिससे उन्हें प्रेम भी था। भीषण तूफान, गरजती नदियां, ये सब उन्हें याद दिलाते थे कि वे इस विशाल संसार का केवल एक छोटा सा हिस्सा हैं। हर बारिश, हर बिजली की गड़गड़ाहट में उन्हें ब्रह्मांड का रहस्य दिखाई देता था। रात के आसमान के नीचे तारों की अनंतता को निहारते हुए उन्होंने अपने और ब्रह्मांड के बीच गहरे संबंध को समझा। ये युग हमें सिखाता है कि मानव और प्रकृति एक दूसरे से अलग नहीं है। वे शांति से रहते थे, प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर उसकी हर देन का सम्मान करते हुए। आदि मानव का जीवन प्रकृति के साथ एक सहजीवी संबंध की कहानी कहता है, एक ऐसा बंधन जो हमें आज भी राह दिखाता है। प्रागैतिहासिक काल से सभ्यता के उदय तक मानव जाति की यात्रा एक अविश्वसनीय महागाथा है। आइए हम उस युग में लौटते हैं जब प्रकृति ही सबसे बड़ी शासक थी और जीवन हर कदम पर एक संघर्ष, विशाल अनियंत्रित परिदृश्य। यहाँ कोई सुरक्षा नहीं थी, केवल अथाह जंगल और खतरों से भरी दुनिया थी। हमारे पूर्वज खानाबदोश शिकारी संग्राहक एक गुफा के प्रवेश द्वार पर आश्रय लेते थे। ये उनकी पहली सुरक्षित पनाहगाह थी। कठोर वातावरण में जीवित रहने के लिए बुद्धि और हाथ के औजारों पर निर्भरता ही एकमात्र कुंजी थी। वे पत्थरों और भाले से शिकार करते थे। ये एक जीवन मरण का खेल था जो उन्हें हर दिन मजबूत बनाता गया। और फिर उन्होंने आग पर विजय प्राप्त की। ये न केवल गर्मी और प्रकाश का स्रोत थी, बल्कि मानव प्रगति का पहला कदम भी। गुफा के अंदर आग के चारों ओर परिवार इकट्ठा होता था। अंधकार और ठंड से सुरक्षा मिलती थी। यहीं से समुदाय की शुरुआत हुई। लेकिन मानव मस्तिष्क स्थिर नहीं रहा। हजारों वर्षों के बाद एक क्रांति आई जिसने सब कुछ बदल दिया, नवपाषाण क्रांति। समय बीतता गया, ऋतुएं बदलती रहीं और प्रकृति को समझने की मानवीय क्षमता बढ़ती गई। उन्हें बीज बोना और फसल उगाना आया। ये कृषि की खोज थी जिसने मानव को शिकारी से किसान में बदल दिया।
पशुओं को पालतू बनाना सीखा गया। अब भोजन का स्रोत निश्चित था और जीवन थोड़ा और सुरक्षित। स्थिर भोजन की उपलब्धता ने खानाबदोश जीवन को समाप्त कर दिया। अब एक स्थायी घर की नींव रखी जा रही थी। नदी घाटियों के पास पानी और उपजाऊ भूमि के किनारे पहले स्थायी घर और बस्तियां उभरनी शुरू हुई। छोटी झोपड़ियां धीरे धीरे गांव में बदल गईं, जहां पहली बार संगठित समुदाय की भावना पनपी। स्थायित्व ने जीवन के नए आयाम खोले, जिससे समय, शिल्प, वास्तुकला और व्यापार को दिया जा सका। समुदाय एक साथ काम करने लगा, अनाज पीसना, घर बनाना और सामाजिक ताने बाने को मजबूत करना। मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार हुआ। ये कला और उपयोगिता का संगम था जो दैनिक जीवन को बदल रहा था। जरूरतों के आदान प्रदान से व्यापार का जन्म हुआ। समूहों के बीच वस्तुओं का विनिमय शुरू हुआ, दूरियों को छोटा करते हुए। हजारों वर्षों की मेहनत और नवाचार के बाद मानव इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण अध्याय की शुरुआत हुई, संगठित सभ्यता। जटिल वास्तुकला, बड़े पैमाने पर स्मारक और सत्ता के केंद्र उभरने लगे। ये नई व्यवस्था का प्रतीक था। शिकारी संग्राहक से लेकर पिरामिड बनाने वाले तक ये मानव विकास की महागाथा है, एक अटूट यात्रा जो आज भी जारी है।